ओके, सो व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन की बात करें, सो आप में से कुछ लोग यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आए हैं एंड सम और स्टेट पीसीएस, फिर चाहे वो झारखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उड़ीसा पीसीएस हो, ठीक है, पीसीएस और यूपीएससी, ठीक है, वन और मोर द सेम थिंग इज देयर, दोनों लगभग एक ही जैसा होता है और दोनों ही जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो कहलाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम होता क्या है, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज के लिए कोई एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है बेटा, ठीक है। सिविल सर्विसेज हर उस सेवा को कहा जाएगा जो गैर सैन्य सेवाएं है, मींस ऑल दो सर्विसेज विच आर नॉन मिलिट्री इन नेचर आर सिविल सर्विसेज, ठीक है। मतलब वे कार्य जो हथियारों के बिना किए जाते वो सिविल सेवा है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे पुलिस सेवा की भी। पुलिस सेवा भी बेटा सिविल सेवा है, क्यों? क्योंकि पुलिस में भी जो हथियारों का प्रयोग किया जाता है वो अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर सेना की बात करें तो सेना के पास तो विकल्प ही हथियारों का प्रयोग करना होता है, ठीक है। सो इसीलिए सिविल सेवा हर उस एग्जाम को कहेंगे जो सैन्य नहीं होता, ठीक है। अब इस सिविल सेवा के विषय में जब हम बात करें तो एक यूपीएससी हुआ, दूसरा स्टेट पीसीएस हुआ। जब यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी दो तरह से एग्जाम लेता है या दो तरह की सर्विसेज के लिए एग्जाम लेता है। एक ऑल इंडिया सर्विस और दूसरा सेंट्रल सर्विस। हिंदी में अगर मैं कहूं तो अखिल भारतीय सेवा और दूसरा केंद्रीय सेवा। और दोनों के बीच बेटा एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस क्या है? जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज है जहां पर आप लोगों को केंद्र के साथ साथ राज्य के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। यहां पर अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी के होने के नाते, अधिकारी होने के नाते आपका जो भी दायित्व होगा वो केंद्र सरकार के प्रति भी होगा और राज्य सरकार के प्रति भी होगा, जिस भी राज्य में आप पोस्टेड होंगे। सो यू विल बी सर्विंग बोथ। बट जहां तक बात है केंद्रीय सेवा की, तो इस केंद्रीय सेवा में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति है? केंद्र के प्रति। राज्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं आपकी, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? केंद्रीय सेवाएं, क्योंकि आपको सिर्फ किसको जवाब देना है? केंद्र को। बट यहां पर अखिल भारतीय सेवाओं में दोनों को, केंद्र को भी और राज्य को भी। और यहां पर इसीलिए बहुत कम ही ऐसी सेवाएं हैं, कम ही ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया है या ये कह लो कि प्रशासनिक पद है जो अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। कितनी पोस्ट है बेटा? कितने तरह की पोस्ट है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने तरह के पोस्ट है? 3। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा है भारतीय वन सेवा, ठीक है। आईएफएस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आईएफएस का एक अर्थ फॉरेन सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 ही सेवाएं ऐसी है जो अखिल भारतीय है, उसके अलावा सारी सेवाएं जो है वो कौन सी सेवाएं बेटा? केंद्रीय सेवाएं। फॉरेन सर्विस कह लो, रेवेन्यू सर्विसेज कह लो, ठीक है, अकाउंट एंड ऑडिट कह लो, रेलवे, पोस्टल, एवरीथिंग, वो सारी की सारी कहां आती है? यहां। एग्जाम दोनों का सेम है, एग्जाम एक ही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बट जब सिलेक्शन हो जाएगा आपकी रैंक के बेसिस पे, आपको रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको
IAS IPS IFS मिलेगा, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, या फिर सेंट्रल सर्विसेज, चॉइस इज योर्स। ठीक है, वहीं पे जब हम राज्य की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाले बच्चे बैठे हैं, स्टेट PCS की तैयारी करने वाले भी बैठे हैं, UPSC वाले बैठे हैं, इसलिए दोनों की बातें करते चलेंगे। जब स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई स्थानीय सेवाओं जैसी कोई चीज है नहीं, तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज है वो कौन सी है बेटा? राज्य सेवाएं ही है। और राज्य सेवा में भी जो बड़े पद है वो वहां नियुक्त हो गए। यहां पर आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके प्रति? राज्य के प्रति। ठीक है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप जो आपकी जिम्मेदारी है वो केंद्र के अनुसार नहीं करेंगे, क्योंकि IAS IPS है, हेड है, केंद्र की भी योजनाएं होगी उस जिले में, तो वो योजनाएं भी आप ही को लागू करवाना है। बट जिम्मेदारी का मतलब ये होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर इन सेवाओं में IAS IPS और IFS फॉरेस्ट सर्विसेज में अगर आप है, उस स्थिति में आपकी नियुक्ति, आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो, और आपका जो टर्मिनेशन होगा वो कौन करता है? सेंटर। केंद्र आपको नियुक्त करेगा और आपको हटा भी केंद्र ही सकता है। बट अखिल भारतीय सेवा में आपका ट्रांसफर, आपका प्रमोशन, साथ ही साथ आपका सस्पेंशन, इन केस ये कौन करता है? स्टेट। ठीक है, तो कुछ चीजों में आप केंद्र के लिए, कुछ चीजों में राज्य के लिए। वहीं पे केंद्रीय सर्विसेज की बात करें तो सारा का सारा काम कौन करेगा? केंद्र। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, सारी चीजें वो केंद्र करेगा। और वहीं जब राज्य की बात आएगी तो यहां सारा काम कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी यहां आपकी राज्य के प्रति होती है। इस तरीके से काम आपको दोनों के लिए करना है, चाहे वहां हो या यहां हो। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है राज्य के प्रति, बट अखिल भारतीय सेवाओं में और राज्य सेवाओं में जिम्मेदारी बेटा दोनों के लिए निभानी है। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था भी है, साथ ही साथ केंद्र की बहुत सारी योजनाएं भी है। ठीक है, तो अगर वीडियो बनते हो स्टेट PCS के माध्यम से, ठीक है, तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं पर्टिकुलर डेवलपमेंटल वर्क के लिए, ठीक है, वो आप ही को कैरी आउट करनी है। ठीक है, सो स्टेट PCS हो या UPSC हो, काम सेम है। ठीक है, हाउ टू एंश्योर डेवलपमेंट, विकास किस तरीके से सुनिश्चित करना है, ये तो प्रक्रिया काम करने की या जो काम करने का तरीका है वो दोनों में ही सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है? ये UPSC कंडक्ट करवाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज होगी तो ये क्लास A वाली सर्विसेज होती है जनरली, वर्ग 1 की, और यहां पे वर्ग 1 भी होता है और वर्ग 2 भी होता है। ठीक है, ये चीज है, इसके अलावा ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों ही सर्विसेज में। क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब जब हम इस एग्जाम की बात करते हैं तो इस एग्जाम में या इस एग्जाम को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि तैयारी कैसे करना है, एग्जाम क्या होता है, क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारे लोगों से यही सुनते हैं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, टफेस्ट एग्जाम। ठीक है, और UPSC के बारे में तो ये भी कहा जाता है इट इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, कौन सा प्रश्न पूछ ले इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इट इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल। बड़ी ही आसानी से आप किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा या क्या प्रश्न पूछा जाएगा आप ये भी अनुमान लगा सकते हो अगर आप तैयारी सही दिशा में कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ, बट अगर आपकी तैयारी ही भटकी हुई है तो फिर UPSC अनप्रिडिक्टेबल लगेगा बेटा। फिर UPSC क्या, स्टेट PCS भी अनप्रिडिक्टेबल लगेगा। क्यों?
क्योंकि हमारी तैयारी की दिशा सही नहीं है। और ये दिशा तय कैसे होगी, ठीक है, वो दिशा भी बताऊंगा कि वो दिशा कैसे तय होती है, क्या चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है शुरुआत डे 1 से, अपनी प्रिपरेशन के डे 1 से तुम्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले हम पूरे एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लें कि एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। जहां तक बात करें, मैं दोनों साथ साथ में लेके चल रहा हूं, यूपीएससी कह लो या स्टेट पीसीएस कह लो, दोनों ही जो एग्जाम है वो 3 फेजेस में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। 3 फेजेस में कंडक्ट होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण साक्षात्कार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट का पैटर्न अलग है, पैटर्न सेम है, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, जहां तक प्री की बात है, प्रारंभिक परीक्षा की बात है, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे और उन वैकल्पिक प्रश्नों में से 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये एग्जाम इसलिए है कि आपकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है। कि आपको 4 उत्तर बता रखे हमने, उस 4 में से एक सही है, तो तुम देख के पता लगाओ या देख के अनुमान लगा लो या याद कर लो, 3-4 में से सही ये है। ठीक है, सो प्रीलिम्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि प्रीलिम्स इज नॉट एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। वह व्यक्ति, वह उम्मीदवार जिसके मेमोरी पावर कम है, ठीक है, जिसे चीजें देखकर भी याद नहीं आ रही है, वो गलतियां ज्यादा करेगा बेटा, और जो ज्यादा गलतियां करेगा वो अपने आप रिजेक्ट होते जाएगा। ठीक है, यूपीएससी के बारे में सिंपल सा फंडा है, स्टेट पीसीएस के बारे में सिंपल सा फंडा है, जितनी कम गलतियां करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, कुल मिला के प्रीलिम्स में यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2, जिसे CSAT कहा जाता है क्योंकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, पेपर 1 और पेपर 2। वो जीएस का होता है, ये सीसेट का होता है। यहां पे कितने क्वेश्चन होंगे, 100, और यहां कितने होंगे, 80। बट मार्क्स दोनों के 200 है, टोटल मार्क्स 200, टोटल मार्क्स 200। ये यूपीएससी की बात हो गई। ठीक है, वहीं स्टेट पीसीएस की बात करें तो यहां पे भी 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। झारखंड की बात करूं तो यहां 150 सवाल है, यहां 100 है। ठीक है, बट जो डिफरेंस है, यहां पे सीसेट नहीं है, यहां पे क्या है, झारखंड। यहां पे जो सेकंड पेपर होगा बेटा वो झारखंड से रिलेटेड होगा, झारखंड के बारे में पूछेंगे। और यहां पेपर 1 में टोटल जीएस है। ठीक है, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, वो सारे क्वेश्चन होंगे जीएस पेपर 1 में। जो वहां पे है वो यहां पर भी है। ठीक है, इसमें से कट ऑफ कितना जाता होगा बेटा, अंदाजा? कट ऑफ एक और चीज बता दूं, यूपीएससी में कट ऑफ सिर्फ यहां से निकलता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको सिर्फ पास करना है। ठीक है, बट यहां पर दोनों पेपर, ठीक है, स्कोरिंग है, यहां स्कोर करना है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो कट ऑफ कितना होगा ऑन एन एवरेज, कितना जाता होगा, एक अंदाजा लगाओ, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, कितना अंदाजा होगा, कितना जाता होगा बेटा? हाँ, 80, 33, वो तो पासिंग है बेटा। ठीक है,
कितना 80s में 60s है ना। कट ऑफ यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ इज ऑन एन एवरेज 45 to 50 बस। ठीक है, मतलब अगर 200 में से तुम्हारे नंबर 90 से 100 के बीच है तो चांसेस आते हैं ऊपर नीचे हो जाता है। वहीं स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा होता है, 60% के आसपास जाता है। राइट, जब प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तब आपको मौका मिलता है मेंस लिखने का। ठीक है, और इस मेंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का। यूपीएससी में मेंस में यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में कुल कितने पेपर है? 9। ठीक है, अभी एग्जाम चल रहा है मेंस का। ठीक है, 5 पेपर हो गए, 4 पेपर बाकी है, वो सैटरडे संडे होंगे। 9 पेपर में से 7 पेपर स्कोरिंग है और 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, मतलब इसमें से पास होना है। बट जब तक इसमें पास नहीं होंगे ये पेपर चेक भी नहीं होंगे। और यहां पे पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? 25%, ज्यादा नहीं चाहिए। सो हिंदी और इंग्लिश के 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का एक हिंदी का। ठीक है, दोनों में 25-25% मार्क्स ले आए तुम पास। फिर जो 7 पेपर है जो स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग पेपर है। सबसे पहला एसए, उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं बेटा। ठीक है, और उसके बाद 2 ऑप्शनल होते हैं। 2 ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट है बट उसके 2 पेपर होंगे। सो कुल मिला के 7 पेपर हो गए, 4 जीएस, एक एसए, 2 ऑप्शनल के पेपर। और हर एक पेपर होता है 250-250 नंबर का। तो कुल कितने नंबर हो गए? 1750 मेंस के लिए, जहां आपको स्कोर करना है। और अगर इस 1750 में से अगर आपके 750 से ज्यादा नंबर आ गए so you will be writing, you will be appearing into interview। मतलब 50% से भी कम। 1750 का 50% लगभग 875 होता है। ठीक है, और हम कितने की बात कर रहे हैं? 750। प्लस माइनस 100 कंसीडर कर लेना, अगर पेपर इजी हो गया मेंस का किसी साल, ठीक है, तो कट ऑफ 850 चला जाएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट हो गया तो कट ऑफ 700 आ जाता है। ठीक है, और ये जो 750 ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं, 750 या 800, ठीक है, दिस इज फॉर जनरल। अगर जनरल में तुम्हारा स्कोर 800 से अबव है, ठीक है, तो फिर 99.9% चांसेस है दैट यू विल बी अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। राइट, ये चीज। और उस स्थिति में जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपका आता है लास्ट फेज, दैट इज इंटरव्यू। सो यूपीएससी में 7 पेपर है जहां स्कोर करना है आपको। और ये स्कोर करना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है? क्योंकि इन 7 पेपर में से 2 पेपर वो है जो आपके हाथ में है। हाथ में इन द सेंस जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी पे निर्भर है, आप ही को चूज करना है। आप हिंदी ले रहे हैं, हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, पीएसआईआर ले रहे हैं, सोशोलॉजी, पबमेड, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, वो पूरे के पूरे एक लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट्स की, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका मेंस में 500 नंबर। अब समझो, ऐसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और उसके बाद ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। अब ये सब्जेक्ट क्यों क्रूशियल है?
वैकल्पिक विषय क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास कितने नंबर है? 500। दो पेपर है ना, 250-250 के, 500 नंबर तुम्हारे ऑप्शनल के, और ये वो सब्जेक्ट है बेटा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो जिस पेपर में इंटरेस्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, वहां स्कोर बढ़ाएगी। सिंपल सी चीज है। तो यहां पे अगर हम 500 में से 300 प्लस ले आते हैं तो हमारे लिए बाकी 5 सब्जेक्ट में कितने लाने हैं? 100 भी आ गए तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे और ये पेपर, ठीक है, ये दूसरे स्कोरिंग पेपर है जहां से अच्छे नंबर आप खींच लेते हैं। ठीक है, निबंध जो आता है यूपीएससी में, वो जनरली आजकल जो है बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट पे आता है, जनरल थीम होता है, बट जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है फिलोसॉफिकल, दार्शनिक के तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इस साल का ही अगर अभी हम बात करें, फ्राइडे को जो ऐसे हुआ, ठीक है, उसमें एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, हैप्पीनेस कोई लक्ष्य नहीं है, हैप्पीनेस अपने आप में एक मार्ग है। इसका मतलब क्या हुआ? उस खुशी को ढूंढने की बजाय खुशी खुशी जीना शुरू कर दो तो अपने आप लाइफ बेटर हो जाएगी। और ज्यादातर हम कोशिश क्या करते हैं बेटा? हम उस खुशी की तलाश में अपने सुकून चैन सारा गवा देते हैं। ठीक है, इट मीन्स द वे ऑफ लाइफ। उसी तरीके से एक और ऐसे था, ठीक है, दैट सिविलाइजेशन प्रीसीड्स विद फॉरेस्ट एंड्स विद डेजर्ट्स। सभ्यता जंगलों से शुरू होती है और रेगिस्तान पे समाप्त होती है। मतलब किस तरह से एक नेचर का इवोल्यूशन है कि जैसे जैसे इवॉल्व होगा वैसे वैसे रिसोर्सेस का दोहन बहुत ज्यादा होगा, और जैसा जैसे दोहन होगा वैसे वैसे जंगल जितने हैं, फॉरेस्ट जो है, एनवायरमेंट जो है, वो खत्म होते होते डेजर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? सो इन दैट वे अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इज बीइंग आस्क्ड इन एसे, और इन फिलोसॉफिकल एसे लिखना बहुत मुश्किल चुनौती नहीं होती। बस अंतर क्या होगा? एक की जगह 2 ऐसे लिखना है और हर ऐसे 1250 शब्दों का। ठीक है, और यहां पे 250 में से आप आराम से 120, 130, 140 खींच सकते हैं। अब रही बात इन 4 जीएस के पेपर की, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और थोड़े से क्रिटिकल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 4 जीएस पेपर में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इनमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। हर एक पेपर में एक से ज्यादा विषय है। जैसे कि जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, और फिर इंडियन सोसाइटी है। राइट? जीएस 2 में पॉलिटी है, राज व्यवस्था, संविधान, गवर्नेंस, आईआर और जस्टिस। ये जीएस पेपर 2 में है। जीएस पेपर 3 की बात करें तो यहां पर इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके बाद आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और आंतरिक सुरक्षा। ये 4 सब्जेक्ट जीएस पेपर 3 में है। और जीएस 4 की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है एक पेपर एथिक्स, सिंगल सब्जेक्ट, जो प्रीलिम्स में नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी है। हिस्ट्री प्रीलिम्स में है, ज्योग्राफी प्रीलिम्स में है, पॉलिटी प्रीलिम्स में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स में है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक प्रीलिम्स में भी है, और कुछ ऐड पेपर करके, सब्जेक्ट ऐड करके मेंस के पेपर बना दिए गए। क्लियर है? सो दिस इज हाउ द 4 पेपर्स ऑफ जीएस आर देयर। और यहां पे ऑन एन एवरेज अगर आप 100, 110 भी स्कोर कर रहे हैं तो 110, 440, 130 ऐसे में
ठीक है, कितना हो गया 570, ऑप्शनल में 300 प्लस कर लो 870, मेरिट में नंबर है। फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं तैयारी करना है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी स्कोरिंग नहीं करना है। हम 50% भी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 40% भी हम बात कर रहे हैं, तो भी हम वो टॉप 100 टॉप 50 की लिस्ट में आ रहे हैं। जब मेंस क्लियर हो जाएगा देन कम्स योर इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार, और इस साक्षात्कार में बेटा जो टोटल नंबर है वो है 275, और इस 275 में से कम 80 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो मिनिमम क्राइटेरिया है यूपीएससी का कि 80 मार्क्स तो देने ही है। अगर किसी कैंडिडेट को 80 से कम देते हैं तो फिर बोर्ड को जवाब देना पड़ता है कि इसको 80 से कम नंबर क्यों मिले, भाई ऐसा इसने क्या कर दिया, ठीक है, कि इसे वो मिनिमम नंबर भी नहीं मिल रहे। ठीक है, और मैक्सिमम जो मिलता है बोर्ड से, अगर बहुत ही लिबरल बोर्ड है, बहुत ही अच्छा बोर्ड है, नंबर देने में बहुत ही कंजूसी नहीं करता, दिलेर बोर्ड है, तो फिर आराम से बच्चों को 220 230 नंबर भी मिलते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, ठीक है, तो आराम से 160 से 180 नंबर तो कम से कम मिलते ही है। क्यों? क्योंकि फिर इंटरव्यू में बात करूंगा, इंटरव्यू में उन्हें तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं करना है। मेंस क्लियर करके अगर बच्चा पहुंचा है, इसका मतलब उसे सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है। अब सिर्फ क्या देखना है, उसकी पर्सनालिटी, ठीक है, कि वो किस पोस्ट के लिए बेटर है, आईएएस के लिए बेटर है, आईपीएस के लिए बेटर है, क्या चीज है उसमें, वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगेन इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, जहां जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेंस के लिए तो तुम्हारी गलती है, तुम गलतियां करो। मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में तुम्हें अपनी तरफ से तो अच्छा करना ही है, बट दूसरों से और बेहतर करना है। इसीलिए वो बात कही जाती है वो सिलेक्शन का एग्जाम है। और रिजेक्शन में फिर अगर रिजेक्शन हो रहा है तो वो फिर तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम वो इंटरव्यू बोर्ड को ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि यू आर कैपेबल टू बी अ आईएएस ऑफिसर। ये हुआ यूपीएससी का पैटर्न। वहीं अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, ठीक है, तो प्रीलिम्स तो बता दिया मैंने, जीएस पेपर होगा और दूसरा पेपर झारखंड होगा। यहां पर 6 पेपर है मेंस के लिए। पहला पेपर जो होगा वो है लैंग्वेज पेपर ही है, बट लैंग्वेज कौन सी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के है बेटा, ये दोनों मिला के एक पेपर होगा। दूसरा पेपर फिर से लैंग्वेज का पेपर होगा, बट ये वो लैंग्वेज होगी जो लिस्ट में दी हुई है, जो यहां की लोकल लैंग्वेज है, संथाली हो गया, खोरठा हो गया, ठीक है, उन लैंग्वेजेस में से कोई एक जो देना है, मैंडेटरी है। इसके बाद होते हैं चार जीएस के पेपर, ठीक है, जैसे यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, पबमेड, गवर्नेंस, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहां पर टोटल पेपर कितने हैं, 6, वहां 7 है, यहां 6 है। यहां ऑप्शनल जैसी कोई चीज नहीं है, चारों के चारों जो पेपर होंगे ये जीएस के ही होंगे। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, ठीक है, यहां जनरल साइंस आ जाएगा। जैसे पेपर 3 की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। 6 की बात करेंगे तो 6 में आ जाता है
साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा यहीं पे। यहां पे एथिक्स जैसा कोई चीज है नहीं, ठीक है, यहां पे ऑप्शनल जैसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। और यहां पे जो 6 पेपर है इसके टोटल मार्क्स है आई गेस 1100 है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट पेपर वाइज है, ठीक है। और इंटरव्यू जो होता है इसके बाद वो होता है 100 मार्क्स का स्टेट पीसीएस। डन। और यहां पे जैसा मैंने प्रीलिम्स में भी कहा था कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो फाइनल सिलेक्शन के लिए तुम्हें मार्क्स चाहिए होते हैं दैट इज समवेयर अराउंड 650 या उससे ज्यादा, ठीक है। और अगर 700 प्लस है तो देन तो यू कैन एक्सपेक्ट क्लियर कट सिलेक्शन। ये हो गया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का पैटर्न कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ठीक है। अब जो ज्यादा जरूरी चीजें है इस पैटर्न को लेकर या इस प्रिपरेशन को लेकर वो ये, जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में भी कहा था कि प्रिपरेशन अगर सही डायरेक्शन में है तो वो प्रिपरेशन के बाद हमारे लिए एग्जाम प्रेडिक्ट करना या क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। और ये प्रेडिक्ट होता कैसे है? ये प्रेडिक्ट होता है 2 चीजों से। एक सिलेबस, ठीक है। यूपीएससी ने प्रॉपर सिलेबस डिसाइड करके रखा है कि प्रीलिम्स में उसने क्या पूछना है। चलो प्रीलिम्स में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कंसाइंस है, बहुत ही छोटा है, सिर्फ सब्जेक्ट लिख रखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। बट जब बात करते हैं मेंस की तो मेंस में यूपीएससी ने बहुत ही इलेबोरेट सिलेबस देके रखा है जिसमें हर एक टॉपिक मेंशन्ड है, ठीक है। और जनरली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है बेटा वो पीसीएम बेसिस पे होती है, प्री कम मेंस। हम अलग से प्री लेके नहीं चलते, अलग से मेंस लेकर नहीं चलते। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है जिसका ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ मेंस होता है, बट अदरवाइज इट इज अ कॉमन सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, राइट। और इस प्री कम मेंस की प्रिपरेशन में सिलेबस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल और गाइडिंग लाइट। जैसे समुद्र में, समुद्र के किनारे पे आपने वो लाइट हाउसेस देखे होंगे, सुने होंगे। एक बड़ा सा टावर होता है जिसपे रात में लाइट जलते रहता है। वो क्या दिखाता है कि इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जमीन है। अगर रात के अंधेरे में जमीन की तरफ कोई भी शिप पहुंचे तो टकरा के नुकसान होगा। वो लाइट हाउसेस इसीलिए बनाए जाते हैं। उसी तरीके से यूपीएससी का जो आपका एग्जामिनेशन है या जो स्टेट पीसीएस का जो आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्या है? सिलेबस। सिलेबस को लेकर जो टॉपर्स भी, अगर आप सुनोगे उनकी भी बात, और हम तो ये बार बार कहते ही है तुम लोगों से कि अगर तुम्हें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है बेटा, सिलेबस के एक एक शब्द को पकड़ लो। हर एक शब्द, सिर्फ टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरी सिंगल वर्ड जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसे पकड़ के आपने उससे प्रिपेयर कर लिया तो आपकी तैयारी बेहतर होती है, ठीक है। अब कंटेंट हमारे पास प्रिपेयर हो गया, अब हमने करना क्या है? सिर्फ उस कंटेंट को इंप्लीमेंट कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में। और वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जब स्टेट पीसीएस की बात करते हैं
क्वेश्चन वो भी सिलेबस से ही पूछेगा, मेंस के सिलेबस में, मेंस से सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी भी वही काम करता है। बट स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट पीसीएस डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, ठीक है। वो सीधे पूछेगा कि राष्ट्रपति के अधिकारों और शक्तियों को बताते हुए राष्ट्रपति का महत्व समझाइए, ठीक है। दैट विल बी द डायरेक्ट क्वेश्चन इन स्टेट पीसीएस। या फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समझाते हुए पंचायती राज व्यवस्था की प्रासंगिकता समझाइए, ठीक है। डिस्कस द relevance of पंचायती राज institutions by elaborating the provisions of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. सिंपल, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा, टू द पॉइंट तुम्हारे पास नोट्स होंगे, टू द पॉइंट तुम लिख दो, टू द पॉइंट तुम्हें नंबर मिल जाए। इतना सिंपल होता है स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस। मेंस की बात कर रहा हूं मैं। वहीं पर यूपीएससी के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रॉब्लम यहां थोड़ी सी ये हो जाती है, वो क्वेश्चन पूछेगा जरूर, वो 73rd और 74th से ही पूछेगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है, बट वो क्वेश्चन पूछेगा एनालिटिकल, ठीक है। वो पूछेगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात भी पंचायती राज व्यवस्था के सफल ना होने के पीछे क्या कारण है और उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब है तो वही चीज, पंचायती राज व्यवस्था ही है। एक ने सीधे सीधे उसके प्रावधान पूछ लिए, दूसरे ने ये पूछ लिया कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है और क्या ऐसा कर सकते हो कि इसको काम हो जाए इससे, ठीक है। मतलब सिर्फ अंतर क्या है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में, अप्रोच, पढ़ने के तरीके को, कि स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल न्यूज ज्यादा होगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो यहां पे हमें जो प्रिपरेशन करनी होगी दैट विल बी फैक्चुअल इन नेचर, ठीक है, दैट विल बी फैक्चुअल इन नेचर। और वहीं पर जब हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि यहां पे एनालिटिकल है पूरा का पूरा अप्रोच, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमें चीजों को समझना होगा, चीजों को समझने के बाद उसका एनालिसिस करना होगा, क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है। और अगर गलत है तो जब ये समझ लेंगे कि क्यों गलत है तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो यही सारी चीजें यहां पे करना है। सो इट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ अप्रोच, क्योंकि सिलेबस 80% सिलेबस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का सेम है। हिस्ट्री वहां पे भी है, ज्योग्राफी यहां पर भी है, ठीक है, पॉलिटी वहां पर भी है, पॉलिटी यहां पर भी है। बस होता क्या है, जब स्टेट पीसीएस की हम बात करते हैं तो स्टेट पीसीएस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हो जाती है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर नहीं है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वहां पर डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, यहां डायरेक्टली पढ़ना है। साइंस यूपीएससी में नहीं पढ़ना होता है, स्टेट पीसीएस में पढ़ना होता है। वहीं पर एथिक्स स्टेट पीसीएस में नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में पढ़ना है। ऑप्शनल स्टेट पीसीएस में नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में पढ़ना है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो 80% सिलेबस सेम है, 20% सिलेबस एक्स्ट्रा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी वाला बच्चा स्टेट पीसीएस नहीं देगा या स्टेट पीसीएस वाला बच्चा यूपीएससी नहीं दे सकता। फैक्ट तो वही पढ़ रहे हो ना, और उसी फैक्ट के बेसिस पे यूपीएससी वाले एनालिसिस करके मेंस तैयार कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स तो सेम ही है लगभग, मेंस में सिर्फ थोड़ी सी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करनी है। क्लियर है? ये चीज, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अप्रोच। और क्योंकि यहां पे अप्रोच का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसीलिए यहां पर जो पढ़ने का तरीका भी होता है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। इनमें मतलब यहां पर चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है, और यहां पर चीजों को याद रखने की ज्यादा जरूरत है। जितने ज्यादा चीजें याद रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए स्टेट पीसीएस में बेहतर हो जाएगा। और इस याद रखने के लिए, इस मेमोरी को बढ़ाने के लिए, मेमोरी रिटेंशन स्किल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फैक्ट बहुत है बेटा, हर एक चीज ही फैक्ट है स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। बट उस हर एक चीज को याद कैसे रखा जाए, इसके लिए स्टेट पीसीएस के लिए बहुत बेस्ट तरीका है कि
प्रैक्टिस की जाए, ठीक है, प्रैक्टिस की जाए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्टेट पीसीएस वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं ये, सिर्फ यूपीएससी वाले अभी इस चीज पे ध्यान ना दे। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। क्योंकि क्या होता है, एक चीज याद रखो, जिंदगी में तुमने बचपन में भी अगर कोई गलती की है वो आज भी याद होगी, ठीक है, बट बचपन में किए हुए बहुत सारे अच्छे काम याद है, गलतियां ज्यादा याद रहती है, ठीक है। तो जब हम स्टेट पीसीएस में, क्योंकि हमें अपनी मेमोरी बढ़ानी है, वो मेमोरी या तो सही चीजों से बढ़ जाए या फिर गलतियां कम करके हो जाए। इसीलिए प्रैक्टिस इज वन थिंग विच नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेट पीसीएस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस में तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेगी। और एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, अपने अनुभव से भी और तुम लोगों के जो फीडबैक मिले उससे भी एक चीज साफ है, बच्चे जो गलतियां करते हैं, भागो यहां से, ठीक है, बच्चे जो गलतियां करते हैं वो गलतियां कभी दोहराते नहीं है। अगर तुमसे एक क्वेश्चन गलत हुआ है, मान लो राष्ट्रपति को ही लेकर हुआ, ठीक है, और फिर तुमने चेक कर लिया कि वो गलत हुआ है क्वेश्चन, वो डेटा तुम्हें हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये याद रहेगा कि वहां पे मैंने ये गलती की थी। तो वो गलती हमेशा याद रहती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए स्टेट पीसीएस के लिए द बेटर थिंग इज टू प्रैक्टिस मोर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मेमोरी का रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा और उतनी ही ज्यादा गलतियां कम होने की संभावना रहेगी, ठीक है। रही बात यूपीएससी वालों की, तो यूपीएससी वालों के लिए जो प्रिपरेशन का जो बेस्ट तरीका होता है वो है तुम्हें आंसर राइटिंग पे फोकस करना है अभी के लिए, इन द बिगिनिंग। और प्रैक्टिस मोड पे तब आएंगे जब एग्जाम नजदीक आएगा। एग्जाम से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले फिर प्रैक्टिस मोड पे आ जाएंगे। स्टेट पीसीएस में क्योंकि ज्यादा डेटा याद रखना है, वहां पे याद करने के लिए, उसको दिमाग में बिठाए रखने के लिए भी ज्यादा जरूरी क्या है, प्रैक्टिस होते रहे। ये चीजें डिफरेंस है। रही बात क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। सो वैसे तो मैं जब अपने सब्जेक्ट की बात आती है, मैं अपने पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैं यूपीएससी वाले बच्चों को कह लो या स्टेट पीसीएस वाले बच्चों को कह लो, ठीक है, कि अगर मैंने पढ़ा दिया है बेटा तो उतना पढ़ लेना, बस काफी है, ठीक है। इस बार जो मेंस हुआ है स्टेट पीसीएस का, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन वही थे जो मेरे नोट्स में मैंने लिखवाए रखे थे, ठीक है, पॉलिटी वाले, पबेड वाले भी, ठीक है। यूपीएससी में जो अभी मेंस हुआ है, ठीक है, 80% क्वेश्चन वही थे जो मेरे नोट्स के थे, ठीक है। सो वो पैटर्न चलता है, बट फिर भी कुछ बेसिक किताबें जो होती है यूपीएससी के लिए, दैट इज योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है यूपीएससी वालों को, कंपलसरी है, ठीक है। जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट की बेसिक एनसीईआरटी तो बेटा पढ़नी ही पढ़नी है। एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, ठीक है, बट वो तुम्हारा बेस है। और स्टेट पीसीएस की बात करें तो स्टेट पीसीएस में एनसीईआरटी अगर तुम छोड़ भी दोगे तो इट डजंट मैटर, ठीक है। यहां पे जो बेसिक रेफरेंस बुक्स है वो ज्यादा जरूरी है, वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ऑथर्स द्वारा बताई जाएगी। जो भी टीचर स्पेसिफिक होगा, जिस भी सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे, वो आप लोगों को ये चीजें बता ही देंगे कि पॉलिटी के लिए कौन सी पढ़नी है, ठीक है। जैसे पॉलिटी के लिए अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो वैसे तो मैं कहता हूँ कि बेटा नोट्स काफी है, बट फिर भी बर्नवाल की एक बुक आती है, महेश बर्नवाल, स्टेट पीसीएस के लिए बेटर है, यूपीएससी के लिए नहीं, ठीक है। उसके अलावा लूसेंट की जो किताब में जो फैक्ट्स दिए हुए वो प्रीलिम्स के लिए काफी बेहतर है, ठीक है। वो चीज लक्ष्मीकांत के अंत में जो कुछ क्वेश्चन पेपर का सेट दिया हुआ है, वो सेट की प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो भी आपके आंसर्स प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी रेफरेंस हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डन। तो ये हो गया।
अप्रोच हो गई हमारी, किस अप्रोच से हमें तैयारी करनी है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है हमारा, किस दिशा में तैयारी करनी है, वो सिलेबस ने बता दिया। उसके बाद जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा, वो है PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सिलेबस हमने तैयार कर लिया है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, उस कॉन्सेप्ट से किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी, किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है स्टेट पीसीएस। भाई पढ़ तो हमने लिया, सारे डायमेंशन पढ़ लिए, बट उन डायमेंशन में से किस तरह के डायमेंशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, या किस तरह के डायमेंशन से स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछता है, अगर वो डायमेंशन भी हमने समझ लिया तो हमें तैयारी करने में और आसानी हो गई। ठीक है, तो बस दो चीजें ध्यान में रखो, हमेशा अपने बैग में रखो जब तक क्लासेस चल रही है, और जब जब प्रिपरेशन कर रहे हो, एक सिलेबस, वह सिलेबस हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए बेटा, कि अगर कोई तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी तो बहुत बड़ा है, उसमें से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो सिलेबस बताएगा, कि मुझे बस इतनी चीजें पढ़ चाहिए तुमसे, और तुम पढ़ रहे हो पूरा पॉलिटी। उसी तरीके से हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड। ठीक है, बट जब मीन्स की बात आती है तो ना तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है सिलेबस में, ना मिडाइवल हिस्ट्री है सिलेबस में, ना तो प्राचीन भारत है, ना मध्यकालीन भारत है। प्राचीन भारत नहीं है, मध्यकालीन भारत नहीं है, बट वहां की कला और संस्कृति है। तो एंशियंट और मिडाइवल को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसी तरीके से जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है बेटा औरंगजेब की मृत्यु से, 1707 से, और बहुत सारे ऑथर्स ऐसे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाते हैं 1600 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। कुछ लोग और पीछे लेकर जाते हैं, पुर्तगाल से जब वास्को डी गामा आए थे वहां से शुरू करते हैं। बट यूपीएससी कहां से पूछेगा, मिड ऑफ 18th सेंचुरी के बाद से, 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद का, मतलब प्लासी के बाद की इतिहास पूछेगा। अब वहां अगर तुम उस पर भी ध्यान दे रहे हो प्लासी के पहले, इसका मतलब तुम अपना एनर्जी उन चीजों में वेस्ट कर रहे हो जहां ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में भी साफ साफ लिखा हुआ है मिड 18th सेंचुरी के बाद का यूरोप। ठीक है, तो वो रेनेसा हो गया, वो एनलाइटनमेंट हो गया, जो उससे पहले के कॉन्सेप्ट थे, उसको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है क्यों, क्योंकि जब तक हमारा वो रेनेसा नहीं होगा, जब तक हमारा वो एनलाइटनमेंट नहीं होगा, तब तक हम मॉडर्न इंडियन, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। जब तक हम औरंगजेब का पतन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम नहीं देखेंगे कि किस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य टूटा, हम अंग्रेजों की स्थापना समझ ही नहीं सकते। बट प्रश्न कहां से आएगा, उस अंग्रेजों की स्थापना से। बट उसको समझने के लिए ये समझना है, बट इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे, हर एक चीज याद करने की कोशिश कर। हमें पढ़नी बहुत सारी चीजें हैं, बट उसमें से फोकस किन चीजों पे करना है वो बताएगा तुम्हारा सिलेबस और तुम्हारा पीवाईक्यू। इसीलिए हमेशा ये दो चीजें अपने साथ हमेशा रखो, सिलेबस और पीवाईक्यू। और जब ये कर लोगे, ठीक है, तो फिर अपने आप तुम्हारा प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, अपने आप तुम्हारा मेंस भी क्लियर होगा, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बहुत ही आसानी से हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट, सिंपल। चलो, अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तुम लोगों के, तो वो पूछ सकते हो तुम लोग। एनी डाउट और क्वेश्चन रिलेटेड विथ एनीथिंग, एनी प्रिपरेशन? हाँ बेटा। स्कोरिंग बेटा हर वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें पसंद है। ऑप्शनल चूज करने के दो ही तरीके हैं, एक या तो तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट अगर नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो फिर ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि वो ऑप्शनल जो तुम्हें सबसे ज्यादा जीएस में कवरेज दे। जीएस में कवरेज दे मतलब उस ऑप्शनल को पढ़ने के बाद तुम्हें जीएस कम से कम पढ़ना पड़े। ठीक है, तो उस स्थिति में एक ऑप्शनल है जो सबसे बेहतर होता है, वो होता है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस
पढ़ने के बाद तुम्हारा जो हेल्प मिलता है वो जीएस पेपर 4 में मिलता है, एथिक्स में, जीएस पेपर 2 में मिलता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके, या तो तुम्हारा इंटरेस्ट हो कि मुझे इतिहास पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो चाहे कुछ हो जाए मैं हिस्ट्री लूंगा। ठीक है, हालांकि ये बात कम है कि इतिहास पढ़ने में मजा बहुत कम बच्चों को आता है। इसका कारण भी है बेटा, इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है ना वो तरीका गलत है, या जिस तरीके से तुमने इतिहास पढ़ा होगा वो तरीका गलत। तुमने पढ़ा होगा इतिहास वर्ष के हिसाब से, इस साल ये राजा है, इस साल इस राजा की मृत्यु, इस साल ये हुआ, उस साल वो हुआ। इतिहास ये नहीं है। इतिहास वो तरीका है जो आपको बताता है कि हम कैसे थे, फिर वहां से कैसे कैसे हमारा विकास होते चला गया। तो इतिहास को समझाने वाले टीचर बहुत कम है, इतिहास को पढ़ाने वाले टीचर ज्यादा है। तो वो एक मिस्टेक है, टीचर का भी मिस्टेक है, तुम लोगों का स्कूल का सिस्टम का भी मिस्टेक है। ठीक है, या फिर सोशियोलॉजी हो गया, पबैड हो गया, एंथ्रो हो गया, ये वो सब्जेक्ट है बेटा जो लोगों को इंटरेस्ट में होते हैं। या कई बच्चे मैथ्स ले लेते हैं कि मैथ्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स है, बड़े अच्छे से सवाल बन जाते हैं, मैथ्स ऑप्शनल ले लेते हैं। या तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, दो ही ऑप्शन है, या तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो तो सब्जेक्ट तुम्हें बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट चूज कर लो। क्यों? क्योंकि जब जिस सब्जेक्ट को पसंद करते हो उस सब्जेक्ट के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा आसान होता है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो फिर ये चीज समझ लो कि किस सब्जेक्ट की आवश्यकता तुम्हें सबसे ज्यादा है ना। तो जिंदगी दो ही हिसाब से कट सकती है, या तो इंसान पसंद का हो या इंसान जरूरत का हो। उसी तरीके से यूपीएससी में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है बेटा, या तो पसंद हो या आवश्यक हो, राइट। इसीलिए जब ऑप्शनल सेलेक्ट करना तो उस ऑप्शनल को सेलेक्ट करने से पहले सारे लिस्ट देख लेना। लिस्ट जब देख लोगे तो 3-4 सब्जेक्ट ऐसे निकलेंगे जिसमें तुम कंफर्टेबल होंगे कि हाँ ये तैयारी की जा सकती। वो 3-4 सब्जेक्ट देखने के बाद उनका सिलेबस देख लेना। सिलेबस देखोगे तो एक आध सब्जेक्ट और शॉर्ट हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं यार ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बच गए 2-3। उसके बाद तुम अपने उन सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना कि पिछले साल कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पता है पढ़ा नहीं है तो ज्यादा बनेंगे भी नहीं, बट एक अंदाजा लग जाएगा ना कि किस तरह के ऐसा तो नहीं प्रश्न बहुत डिफिकल्ट से पूछे जा रहे हैं। एक जनरल अंदाजा अगर लग गया तो फिर तुम्हारा ऑप्शनल सेलेक्ट हो जाएगा उसमें। और अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स देखने में समझने में मुझे बड़ा मजा आता है, तो मेरे लिए फिक्स है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कुछ लोगों को इतिहास में बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को समाज में बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को इंजीनियरिंग में बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को मैथ्स एंजॉय लगता है। तो दो ऑप्शन है बेटा, या तो पसंद या फिर जरूरत। चॉइस इज योर्स। मैं नहीं कहूंगा, और अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा बेटा पीएसआईआर ले लो। सिंपल, राइट। और स्टेट पीसीएस में तो इस सब की जरूरत ही नहीं है, तो वो टेंशन की बात ही नहीं है। डन। और कोई सवाल? नहीं? हाँ, स्टेट में, हाँ हाँ, बेटा उसको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट जो मेरा मानना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि निबंध पूछेगा, हिंदी का कह लो, इंग्लिश का कह लो, व्याकरण पूछेगा, अपठित गद्यांश होंगे, सारांश होगा, अनसीन पैसेज, प्रेसी। ठीक है, तो उसको अगर तुम बहुत ही जनरल तरीके से हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश के हो या हिंदी के हो, या फिर चीजों को सही रूप में लिख पा रहे हो, तो बड़ी ही आसानी से वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, बट उसके लिए कुछ किताबें होगी जो इंस्टीट्यूट तुम्हें बता ही देगा कि क्या करना है। वैसे उसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता होती नहीं, बहुत रेयर केस होता है कि बच्चे फेल होते हैं वहां पे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, पर्यायवाची पूछ लेगा, ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची बताओ, कमल का पर्यायवाची बताओ, ऐसे 5 पर्यायवाची पूछ लेगा, ऐसे 5 समानार्थी शब्द, समानार्थी पर्यायवाची, विलोम शब्द पूछ लेगा। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लेगा, प्रेसी पूछ लेगा। ठीक है, कि सारांश लिख दो, अपठित गद्यांश दे देगा और निबंध दे देगा, आसानी से क्लियर हो जाता है। बट अगर चाहते हो तो उसकी तैयारी भी गाइड कर दिया जाएगा।
ये चीज है, ठीक है। और कुछ? डन, चलिए। सो एनीथिंग इज देयर, इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो मैं हूं ही यहाँ पे क्लासेस ले ही रहा हूँ, ठीक है। मेंटोर होंगे ही यहाँ पे, ठीक है। जो मेंटोर है वो खुद यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इस बार फिर मेंस दे रहे हैं, तो अभी वो मेंस दे रहे हैं, मेंस जैसे ही देंगे वो यहाँ पहुंच जाएंगे वापस से, ठीक है। सो दोज हु आर ऑलरेडी गेटिंग टेस्ट ऑफ सिलेक्शन, जिन्हें सिलेक्शन कैसे लिया जाता है वो पता है, वो तुम्हें कंटिन्यूअसली गाइड करने के लिए यहाँ पे हमेशा मौजूद, उनसे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। डन, चलिए तो क्लास जो होगा, हाँ ठीक है। नहीं, अभी कल या परसों से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वहां से तुम्हारी मेन क्लासेस शुरू, ठीक है। ये तो पॉलिटी वाला खत्म हो रहा है, ओके। चलिए, थैंक यू बेटा।